देखिए, लास्ट वीडियो में अपन ने क्या देखा था। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था मोनोवेलेंट स्पीशी कैसी हो सकती हैं, अलग अलग टाइप की। बायोवेलेंट स्पीशी के बारे में मैं आपको बता चुका था, ठीक है। अब मोनोवेलेंट स्पीशी के अंदर जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था और आपको उसका आंसर बताया था जो कि था लीनियर। अब वो लीनियर हुआ कैसे, थोड़ा सा आप उस पर ध्यान देना। देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना। जैसे मैंने बनाया ये फ्लोरीन, ठीक है। अब ये फ्लोरीन के साथ में ये जो सेंट्रल एटम था हमारा एक्सी, वो कुछ इस तरीके से बॉन्डिंग कर रहा है। क्लियर। और साथ में पहले मैं क्वेश्चन लिख दूँ यहाँ पे, कौन सा मॉलिक्यूल अपन बना रहे हैं वो देखो। Fe, OSO2, F। ठीक है, ये मॉलिक्यूल हमें बनाना है, ड्रॉ करना है इसका स्ट्रक्चर। फ्लोरीन तो कुछ इस तरीके से बन गया। ऑक्सीजन मोनोवेलेंटली इसके साथ बाइंड हुआ है, और इसी ऑक्सीजन के साथ में एक ऑक्सीजन ऐसे और SO2, F। ठीक है। देखो, अब अगर अपन सिर्फ इसी पोर्शन को नोटिस करें, ये वाले पोर्शन को, तो ये कैसा शेप नज़र आ रहा है हमें। ये हमें नज़र आ रहा है लीनियर। कैसा? लीनियर नज़र आ रहा है। अब हमें आप ये बोलेंगे कि ये वाला तो शेप अलग चला गया, हमें इसे देखना ही नहीं है। हमें इसे क्यों नहीं देखना? क्योंकि हम ये देखते हैं कि सेंट्रल एटम से, इस सेंट्रल एटम से जुड़े हुए जितने भी एटम्स हैं वो कैसा शेप बना रहे हैं। हमें आउटर वाले सराउंडिंग एटम से मतलब ही नहीं है कि उनका शेप कैसा आ रहा है। हमें तो ये देखना है कि सेंट्रल एटम से जुड़े हुए जितने भी एटम्स हैं वो कैसा शेप हमें दे रहे हैं। ठीक है। एक और एग्जांपल जो हमने देखा था वो था FeCN SO2, F। ये ठीक है, ये वाला था। तो वहीं बनाओ आप सेंट्रल एटम, ये देखो एक्सी, इसके साथ में आप जोड़ो फ्लोरीन, और यहाँ पे जोड़ो आप नाइट्रोजन। ठीक है। अब इस नाइट्रोजन के साथ में जो कंपाउंड, जो एटम्स जुड़ रहे हैं, जो एटम्स जुड़ रहे हैं, हमें उनसे लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि सेंट्रल एटम से जो ज्योमेट्री हमें देखने को मिल रही है, जो भी एटम सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं उनकी ज्योमेट्री क्या है, सिर्फ हमें वो देखना है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मैंने आपसे एक चीज़ और डिस्कस की थी मोनोवेलेंट के अंदर आयंस की। मोनोवेलेंट में आयंस की बात की थी। तो आयंस देखिए, मैंने आपको बताया था कौन कौन से हो गए। O नेगेटिव हो गए, NH नेगेटिव हो गए, S नेगेटिव हो गया। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये लगाना कहाँ है, नेगेटिव चार्ज लगेगा कहाँ। नेगेटिव चार्ज या तो आप सेंट्रल एटम पे लगाएंगे या आप सराउंडिंग एटम पे लगाएंगे। तो ये कैसे डिफाइन होगा कि ये लगेगा कहाँ पे, ये किस जगह पे लगेगा। ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि आप मान लीजिए कि एक कोई मॉलिक्यूल है जिसे मैं ABN मॉलिक्यूल कह रहा हूँ, ठीक है। और इसी के ऊपर यहाँ पे मैं या तो पॉजिटिव चार्ज लूँगा या मैं नेगेटिव चार्ज लूँगा। ठीक है। तो अब ये कैसे डिफाइन होगा कि कौन सा चार्ज कहाँ लगेगा। अब मैं ये कैसे आइडेंटिफाई करूं कि ये जो पॉजिटिव का चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, ये जो कैटायन है, ये जो एनायन है, ये कहाँ लगेगा, सेंट्रल एटम पे लगेगा कि साइड एटम पे लगेगा। ठीक है। तो आप देखना, मैं दो पार्ट में इसको डिवाइड करता हूँ। एक हो गया हमारे लिए कैटायन और दूसरा हो गया एनायन। एक है कैटायन और एक है एनायन। ठीक है, ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पे ले ली। अब अगर कैटायन की बात करते हैं तो कैटायन में जो चार्ज होगा वो आएगा आपके सेंट्रल एटम पे। किस पे आएगा? सेंट्रल एटम पे। कैटायन के टाइम पे सेंट्रल एटम पे ही पॉजिटिव का चार्ज आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? लेकिन अगर मैं एनायन की बात करता हूँ तो एनायन के केस में हमारे पास में दो चॉइस होती हैं। एनायन में अगर साइड एटम, इफ साइड एटम, इफ साइड एटम, साइड एटम इज मोनोवेलेंट। कैसा बोला मैंने? मोनोवेलेंट स्पीशी है। अगर साइड एटम जो जुड़े हुए हैं वो मोनोवेलेंट स्पीशी अगर है, तो जो एनायनिक चार्ज होगा वो सेंट्रल एटम पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं अगर मैं बात करता हूँ कि इफ साइड एटम इज बाइवेलेंट, अगर ये बाइवेलेंट स्पीशी है तो नेगेटिव चार्ज हमारा सराउंडिंग एटम पे जाएगा। यानी कि एनायनिक चार्ज जो है वो सराउंडिंग एटम पे जाएगा।
तो कुछ एग्जाम्पल से मैं इसको सेटिस्फाई करता हूँ कि ये कैसे आ रहा है, देखिएगा। मैं लेता हूँ यहाँ पे CH3, मैंने लिया CH3 पॉजिटिव। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बना सकता हूँ, ये कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया कार्बोकेटायन हमारे लिए। ठीक है, अगर मैं कार्बेनाइन की बात करता हूँ तो देखो CH3 नेगेटिव। पॉजिटिव का चार्ज तो हमें पता है ना, पॉजिटिव का चार्ज जब आएगा यानी कि कैटायनिक चार्ज जो होगा वो सेंट्रल एटम पे होगा। लेकिन जब नेगेटिव यानी कि एनायनिक चार्ज की हम लोग बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि साइड एटम कैसे हैं। साइड एटम अगर मोनोवेलेंट है तो सेंट्रल एटम पे चार्ज जाएगा, अगर बाईवेलेंट है तो सराउंडिंग एटम पे जाएगा। तो देखो कार्बन सराउंडिंग स्पीशी कैसी है भाई, मोनोवेलेंट है, इसलिए चार्ज सेंट्रल एटम पे जाएगा। क्लियर हो गया ये। चलिए आगे देखें, एक और एग्जांपल लेते हैं, SO4 2 SO4 2। अब देखो सल्फर कैसे बना रहे हैं, सल्फर ऐसे तो वैलेंसी क्लियर कर लेगा, साथ में ये एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव का चार्ज आएगा और ये एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव का चार्ज आएगा। अब ये कैसे आ गए यहाँ पे, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होती है वैसे तो बायोवेलेंट, लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा आयंस के अंदर कि आयंस में O नेगेटिव हमने मोनोवेलेंट लिया था। कैसे ली थी, आयनिक जो स्पीशी ली थी उसको क्या बोला था, मोनोवेलेंट। देखो अगर हम लोग N की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो या तो आप मोनोवेलेंट स्पीशी को यानी कि इस ऑक्सीजन को मोनोवेलेंट स्पीशी मानोगे, है ना। N की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, देखो N की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखेंगे सेंट्रल एटम पे, ठीक है, और क्या कहते हैं मोनोवेलेंट स्पीशी देखते हैं, फिर चार्ज देखते हैं कैटायनिक वाला और फिर एनायनिक वाला, ठीक है, कैटायनिक चार्ज देखते हैं और फिर एनायनिक चार्ज देखते हैं। यही करते हैं हम लोग N की वैल्यू निकालने के लिए। अगर मैं N की वैल्यू निकालता हूँ सल्फर के लिए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसमें होगा 6, ठीक है, और साथ में अगर मैं मोनोवेलेंट स्पीशी लेता हूँ तो मोनोवेलेंट स्पीशी हमें कितनी देखने को मिल रही है, 2, है ना। तो इसको मैं 2 के हिसाब से यहाँ कर दूँ, कोई चार्ज मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, वैल्यू आ जाएगी इसकी, इसको डिवाइड करो 2 से, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 4, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, कैसे निकल के आएगा, sp3 निकल के आएगा, है ना, ये सॉरी 1/2 भी होता है इधर, देखो कैसे निकल के आई वैल्यू 4 और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई sp3 निकल के आई। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहीं पे मोनोवेलेंट स्पीशीज़ को कंसिडर ना करूं, अगर मैं इसको मोनोवेलेंट स्पीशी कंसिडर ना करूं तो 1/2 वैलेंस में होगा 6 प्लस मोनोवेलेंट स्पीशी तो कोई सी नहीं है, कैटायनिक चार्ज भी नहीं है, कैसा एनायनिक चार्ज है, कितने चार्ज हैं, 2 ही तो चार्ज है ना भाई, जब 2 ही चार्ज हैं तो वैल्यू क्या आनी, तब भी 4 ही आनी है ना। ठीक है, तो इससे हाइब्रिडाइजेशन पे चेंज नहीं आया, तो हमें ये समझ में आ गया कि सराउंडिंग एटम के ऊपर यहाँ पे जो है एनायनिक चार्ज हमें देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गई बात। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल लेंगे अपन XeF5 का, XeF5 नेगेटिव। ठीक है, अब XeF5 के लिए देखो ये रहा Xe, ये मैंने बनाया एक फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। ठीक है, कितने हो गए, 5 हो गए। ये हो गया हमारे पास में एक लोन पेयर और ये नेगेटिव का चार्ज। क्लियर, नेगेटिव का चार्ज आ गया। इसी में एग्जांपल देखो, अगर मैं इसको बोलता हूँ कि आप लिखो XeF5 पॉजिटिव, XeF5 पॉजिटिव, तो इस केस के अंदर भी ये Xe, ये फ्लोरीन, फ्लोरीन लगाया है, यहाँ फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है और ये आ गया आपका पॉजिटिव का चार्ज। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। ठीक है, चलिए आगे देखें, मैंने बनाया PO4 -3। अब देखो -3 यानी कि जो नेगेटिव का चार्ज है वो कहाँ आएगा, वो आएगा किस चीज़ के ऊपर, सराउंडिंग एटम पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज स्पीशी है सेंट्रल एटम पे इसलिए नहीं आएगी क्योंकि जो साइड एटम्स हैं वो कैसे हैं, बाईवेलेंट स्पीशी हैं। तो बाईवेलेंट स्पीशी की कंडीशन के अंदर PO4 कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ये नेगेटिव का चार्ज, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। अब देखो एक चीज़
यहाँ पे आप नोटिस करना, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये जो मैंने बनाया है, ये लोन पेयर जो है और ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये मैंने साथ में शो कर दिए। तो कब ये साथ में शो होंगे और कब ये साथ में शो नहीं होंगे, ये कंडीशन कैसे हमें समझ में आएगी, तो उसके लिए भी आप एक एग्जांपल देखो। उस एग्जांपल को भी मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक स्पीशी है मेरे पास में, ये एक्स और वाई। एक मिनट, ये एक्स है और ये है, अरे साफ हो जाओ भाई, ये वाई, ठीक है। और ये जो है इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, जिससे ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है ना, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है। अब देखो, अगर मैं ये बोल दूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक्स ने अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा और वाई इसको अपने साथ में ले गया, तो हमारे पास में कुछ इस तरीके की स्पीशी देखने को मिलेगी। एक्स के ऊपर तो आ जाएगा भाई पॉजिटिव का चार्ज, और वहीं वाई के ऊपर आ जाएगा हमारा नेगेटिव का चार्ज। और ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हुए हैं, एक तो वाई का था, बॉन्ड टूटा जब, और एक एक्स का वो लेके आया। तो देखो लोन पेयर के साथ में मैंने नेगेटिव चार्ज को शो किया। अगर यहाँ समझ नहीं आया तो एक और एग्जांपल देखो, ये बनाया मैंने बेंजीन, ठीक है, ये बनी हमारी बेंजीन और इसी के साथ में कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जेड, और ये रहे हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर। जेड ने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, जेड ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तो यहाँ पे हमारे पास में जो रिजल्ट निकल के आया वो कुछ इस तरीके का है। देखो, ये रही बेंजीन, और इसके ऊपर एक तो इलेक्ट्रॉन बेंजीन का था और एक किसका था, जेड का, जो वो लेके आया, और इसके साथ में ये नेगेटिव का चार्ज, और प्लस जेड कैसी स्पीशी हो गई, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। लेकिन अब देखना, एक केस और लेता हूँ मैं आपके सामने। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास में है NH3 और BF3, इन दोनों को मैं आपस में ज्वाइन कर रहा हूँ, तो नाइट्रोजन के पास में तो लोन पेयर है, और बोरोन के पास में है हैविंग वैकेंट पी ऑर्बिटल। बोरोन के पास में क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ठीक है। अब अगर मैं इसी का एक बॉन्ड बनाता हूँ यहाँ पे, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमें बनता हुआ दिखेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमें बनता हुआ दिखेगा। और इसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर मैं प्रॉपरली शो करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग या आयनिक बॉन्डिंग, तो आप देखना वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये NH3, इसके ऊपर आ गया मेरा पॉजिटिव का चार्ज, और ये बॉन्ड बनाया है इसने BF3 के साथ में, तो BF3 के पास में आएगा नेगेटिव का चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, ठीक है। इसने अपने वैकेंट पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, इसके पास पहले कोई इलेक्ट्रॉन तो था नहीं ना, इसने उससे लिए हैं, इसलिए नेगेटिव का चार्ज यहाँ पे शो हो रहा है, लोन पेयर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, क्योंकि लोन पेयर नहीं थे ना, यहाँ पे क्या था, वैकेंट पी ऑर्बिटल था। तो इस केस से आपको ये समझ में आएगा कि कब हमें लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज शो करना है और कब हमें सिंगली जो है नेगेटिव चार्ज शो करना है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें समझने की, एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग थी जो मुझे क्लियर करनी थी, ठीक है। चलिए, अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए पहले छोटा सा एक डिस्कशन करूंगा मैं आपके साथ में, किस चीज़ को लेके, स्ट्रक्चर को लेके और उनके बॉन्ड एंगल्स को लेके। बाद में मैं ये बताऊंगा कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो देखिएगा, मैं आपसे कहता हूँ, आप एक एग्जांपल लीजिए कि n की वैल्यू मैं 6 लेता हूँ। n की वैल्यू मैंने क्या ली है, 6 ली है। n की वैल्यू अगर मैं 6 ले रहा हूँ, तो n की वैल्यू 6 लेने पे हाइब्रिडाइजेशन जो होगी मेरे पास में वो होगी sp3d2, और sp3d2 मतलब आप समझ जाएं, एक ऑक्टाहेड्रल हो गया, क्लियर है। अब ये जो ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे बना है, इस ऑक्टाहेड्रल का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। इस ऑक्टाहेड्रल के लिए मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। देखना भाई ज़रा ध्यान से, ये ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर हमारे पास में बन गया। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल जो है कैलकुलेट कीजिए। तो इसको टोटली काउंट करने के लिए हम पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। ऑक्टाहेड्रल बनता कैसे है, ऑक्टाहेड्रल बन कैसे रहा है। देखो, एक तो ये ज्योमेट्री होती है जो कि होती है हमारे लिए स्क्वायर प्लेनर, एक ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर की, और एक होता है ये लीनियर। ये पहले पढ़ चुके हैं हम पहले ही क्लासेस के अंदर। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तब जाके ये ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर बनेगा। तो अगर मैं सिर्फ इसी की बात करता हूँ, सिर्फ इसी की बात करता हूँ, तो देखो,
यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना, 180 डिग्री। क्लियर। और ये वाला भी 180 डिग्री। कितने हो गए, दो 180 डिग्री के हो गए, और एक ये 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के कितने हो गए हमारे पास में, 180 डिग्री के तीन हो गए। तीन एंगल 180 डिग्री के हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है ये दिख रही है। तो यहाँ पे ये 90 का, ये 90 का, ये 90 और ये 90 कितने हो गए, चार 90 के हो गए। अब अगर मैं इनको वापस आपस में जोड़ूंगा तो आप नोटिस करना कि एक तो ये 90 का बना, दूसरा ये 90 का, तीसरा ये 90 का, और चौथा ये वाला 90 का। तो ऊपर बन गए चार, और एज वाइज नीचे के भी बन गए चार। तो ऊपर चार, नीचे चार, इसमें कितने हो गए, आठ, और इसमें कितने हो गए, चार। टोटल मिला के 90 डिग्री के जितने बॉन्ड एंगल हमें देखने को मिल रहे हैं वो कितने हो गए, 12। टोटल बॉन्ड एंगल अगर मैं निकालूं तो 15 बॉन्ड एंगल निकल के आएंगे हमारे ऑक्टा हेड्रल के अंदर। ठीक है। वैसे ही एक एग्जांपल और लेना, यहाँ पे n की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 5। n की वैल्यू क्या ले रहा हूँ मैं, 5 ले रहा हूँ। ज्योमेट्री क्या बनेगी, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, और sp3d को हम लोग क्या जानते हैं, ट्रायगोनल बायपिरामिडल, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। ठीक है, ट्रायगोनल बायपिरामिडल बना। अब ये ट्रायगोनल बायपिरामिडल बनता कैसे है भाई, देखो। थोड़ा सा इसको लॉन्ग कर लेते हैं, लॉन्ग हो जाएगा, थोड़ा क्लियर दिखेगा, अच्छा भी लगेगा। ठीक है। ये हो गई हमारे लिए ट्रायगोनल बायपिरामिडल की ज्योमेट्री। ठीक है, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। अब इसी को आप वापस वैसे देखो, दो हिस्सों में देखना। एक तो ये हो गया हमारे लिए 180, कैसा हो गया, ये हो गया 180। तो एक इसके अंदर बनेगा 180 डिग्री का। क्लियर। ये प्लेनर स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो तीन हमें 120 के देखने को मिल जाएंगे। तीन हमें कितने देखने को मिल जाएंगे, 120 डिग्री के। अब जैसे इसके अंदर 90 बनाए थे, वैसे ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये भी 90। ऊपर तीन 90 के हैं तो नीचे भी तीन 90 के होंगे। टोटल मिला के कितने हो गए, 690 डिग्री के हो गए। हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितने निकल के आएंगे, 6, 3, 9 और एक 10। ठीक है, टोटल 10 बॉन्ड एंगल हमें यहाँ पे देखने को मिल गया, किसमें, ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री में। तो इसी को लेके हम थोड़ा सा कैलकुलेट करना सीखते हैं, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल। तो हेडिंग डाल लीजिए, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल इन अ मॉलिक्यूल। तो देखो एक छोटा सा एग्जांपल, वापस बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक से एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल हम लोग ले लेंगे CH4 का। ठीक है, CH4 कैसा बन रहा है, देखो ऐसा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें कि ऊपर वाले को अगर मैं छोड़ दूँ अभी, ऊपर वाले को अगर मैं छोड़ देता हूँ, तो ये एक तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि ना, कि ये जो 90 का एंगल देखने को हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ऊपर वाले को मैं हटा दूंगा तो नीचे की तरफ जो है तीन हमें यहाँ पे बॉन्ड एंगल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। और इन्हीं तीन के साथ में यहाँ पे ऊपर से जो एंगल बन रहे हैं वो भी टोटल आएंगे। तो ये मैं कह सकता हूँ कि CH4 के अंदर, जो कि जनरल बात है, सबको पता होता है कि 6 बॉन्ड एंगल हमें देखने को मिलेंगे। अब देखो छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर होंगे उनको तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। छोटे स्ट्रक्चर्स को कैलकुलेट करना, उनके बॉन्ड एंगल को कैलकुलेट करना ईजी होता है। लेकिन जहाँ बड़े स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, अगर एक भी बॉन्ड एंगल मिस हो गया तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या कहता है, देखिएगा। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल अगर आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल ना, एक मिनट थोड़ा गलत चल गया।
n फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल। और जब मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में मेरे को जो फॉर्मूला देखने को मिलता है वो बनता है n-1 बाय 2। और ये फॉर्मूला आप देखना कि टोटल, ये फॉर्मूला कैसा दिख रहा है, ये फॉर्मूला दिख रहा है अपन जो निकालते हैं ना टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये उसी का तरीके का फॉर्मूला है, ठीक है, उसी का फॉर्मूला है। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, अब इसी फॉर्मूले को मैं यूज़ करके आपके सामने निकालता हूँ बॉन्ड एंगल, ठीक है। बॉन्ड एंगल किसका निकालूंगा मैं, CH4 का निकालते हैं, चलो। CH4 का मुझे बॉन्ड एंगल निकालना है, तो निकालने के लिए जो n की वैल्यू है ये कैसे फाइंड आउट करें। n की वैल्यू कुछ नहीं, n की वैल्यू आप ये समझ लो कि n इज इक्वल्स टू, आप जैसे a ले रहे हो तो bx, ठीक है, CY dz, इसी के अंदर ये जो एक्स वाई जेड है ना, तो एन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इससे आपकी एन की वैल्यू निकल जाएगी। मतलब जो साइड एटम्स होंगे ना जो उसके साथ में एसोसिएट होंगे सेंट्रल एटम के साथ में, ठीक है। तो देखो सेंट्रल एटम में कार्बन पे अगर अपन निकालेंगे तो एन की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है हमारे पास में, 4। इसी वैल्यू को पुटअप करो इस फॉर्मूले में, एन की जगह पे क्या रखोगे, 4। 4-1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू, कितना हो गया भाई, 4-1 कितना, 3, 4 3 ज़ा 12, 12/2 कितना आया, 6। देखो ऊपर अपन ने यही सॉल्व किया था, 6 आता है। तो इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, उस क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। देखिए, देखिए ये रहे क्वेश्चन, इनको आप करिए सॉल्व। हो गए, चलो आंसर सब मैच करना। SF6 के लिए n की वैल्यू 6, फॉर्मूले में पुट करो 6, 6-1 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ, 30/2, 15, 15 आ गए। 15 किस में देखे थे अभी, अभी किस में देखे थे, ऑक्टाहेड्रल में, है ना, ऑक्टाहेड्रल में देखे थे। SF6 का जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो कैसा आएगा, ऑक्टाहेड्रल। PCl5 में देखो n की वैल्यू 5 रखो, 5, 5-1 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 20/2, 10, 10 किस में देखे थे, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल में, है ना, दिखाया था अभी, ठीक है। NH3 को देखो, n की वैल्यू हो गई कितनी, 3, फॉर्मूला में पुट करो 3, 3-1 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ, 3। PCl3F2 को देखो, PCl3F2 में n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू जल्दी बोलो, n की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी ना। तो 5, 5-1 डिवाइडेड बाय 2, 20/2 कितना हो गया, 10। XeO2F4 में देखो n की वैल्यू कितनी, 6, सॉल्व करो 6, 6-1 डिवाइडेड बाय 2, 30/2, 15। ClF3 के अंदर n की वैल्यू 3, 3, 3-1/2, 6/2 कितना हुआ, 3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ये समझ में आ गया कि बॉन्ड एंगल कैसे निकाले जाएंगे, कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। फॉर्मूला हमारे पास में है n-1 डिवाइडेड बाय 2। और अब जो है मैं कुछ छोटे छोटे से टॉपिक आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा, और वही छोटे छोटे से टॉपिक जो हैं वो आपको एक बड़ा टॉपिक जो है उसको समझने में मदद करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप लोग जो है छोटे टॉपिक की एक हेडिंग डालेंगे, हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्साइटेड स्टेट का टाइप, यानी कि टाइप ऑफ एक्साइटेड स्टेट जो होगी सेंट्रल एटम की, उसका आइडेंटिफिकेशन हमें यहाँ पे करना है। तो हेडिंग डालें आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। सेंट्रल एटम की एक्साइटेड स्टेट के बारे में हमें बात करनी है, यानी कि आइडेंटिफाई करना है कि जो सेंट्रल एटम है उसकी एक्साइटेड स्टेट कितनी है, ठीक है। मतलब समझो पहले क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने आपसे बोला CH4, मैंने आपसे बोला CH4, CH4 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है भाई, 1s2, 2s2, 2p2,
ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। अगर मैं ऑर्बिटल यहाँ पे बनाता हूँ तो दो इसमें होते हैं और दो इसमें होते हैं, यानी कि जो कार्बन है वो चार कोवलेंट बॉन्डिंग ऐसे नहीं कर पाता, चार कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम ये कह देते हैं कि इस S में से एक इलेक्ट्रॉन उठ के जो है इस P के अंदर जाएगा। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन को उधर पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस एटम को एक्साइट करवाना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब भी कार्बन जो है वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, कार्बन अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो ये वाला जो कार्बन का, ये हो गई आपकी ग्राउंड स्टेट। ठीक है, और कार्बन की अगर मैं एक्साइटेड स्टेट बनाता हूँ, एक्साइटेड स्टेट की अगर मैं बात करूँगा तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ, और ये तीन इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में आपको पता ही है कि एनर्जी यहाँ पे सेम्स होती हैं, हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होता है, ये हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कैसा हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यानी कि चार इलेक्ट्रॉन्स ऐसे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और इन्हीं के साथ में ये जो है हाइड्रोजन्स ज्वाइन हो जाएंगे, हाइड्रोजन जो है वो बॉन्डिंग कर लेंगे। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि कार्बन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में रहता है, यानी कि एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे कार्बन कैसा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर मैं आपसे दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, दूसरे एग्जाम्पल में आप देखना, जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं SF6 का, SF6 का मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। इसकी कन्फिग्रेशन अगर मैं लिखूँ तो आएगी 3s2 3p4। ठीक है, और हमें पता है जो सल्फर है वो छः छः बॉन्ड बना रहा है, छः छः बॉन्ड वो कैसे बना पा रहा है, थोड़ा सा आप नोटिस करना। ये मैंने बनाया s ऑर्बिटल, ठीक है, इसमें ये मैंने दो इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, ये बनाया मैंने p ऑर्बिटल, और इस p ऑर्बिटल में मैंने चार इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया ऐसे कुछ। ठीक है, ये चार इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब हमें ये पता है कि थर्ड पीरियड से बिलोंग करने वाले जो एटम्स होंगे उनके पास में एक वैकेंट 3d ऑर्बिटल होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा ना। तो देखो ये वैकेंट डी ऑर्बिटल ऐसा, ये हो गया वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो गया। अब एक चीज़ मुझे ये बताइए कि डी में आप इलेक्ट्रॉन आसानी से ले जा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं ले जा सकते, बहुत मुश्किल हो जाती है ले आने में, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि डी में इलेक्ट्रॉन ले जाना मुश्किल होता है। इसके लिए हमें क्या करवाना होगा, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन करवाना होगा। और चार्ज कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उस सेंट्रल एटम से जुड़ा हो। तो देखो हमने सल्फर के साथ में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन जोड़ रखा है भाई। तो जैसे ही आप क्या करेंगे कि अगर आपको डी में इलेक्ट्रॉन ले जाना है तो आपको सेंट्रल एटम पे चार्ज कॉन्ट्रैक्शन करवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो है शेल जो होगा, जो डी वाला होगा ना, डी शेल जो होगा उसके अंदर डी का जो लेवल होगा वो नीचे की तरफ आएगा, डी का लेवल नीचे की तरफ आने लग जाएगा और इलेक्ट्रॉन उसमें इजीली चला जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। और चार्ज कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से। चार्ज कॉन्ट्रैक्शन अगर बढ़ा तो इससे डी लेवल नीचे आएगा, और डी लेवल नीचे आएगा तो एक्साइटेशन पॉसिबल हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने आपको ये बोला कि ये जो सल्फ़र की ग्राउंड स्टेट थी, ये क्या थी, सल्फ़र की ग्राउंड स्टेट थी। तो इस केस में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ आएगा, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गई ये हमारे लिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गई। और फिर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है उठ के यहाँ जाएगा, तो ये हो गई हमारे लिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट। यानी कि सल्फ़र जो है अपनी सेकंड एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, सल्फर जो है सेकंड एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद में जो हमारे पास में ऑर्बिटल बन के आएगा, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें देखने को मिलेगा, जो कि होता है sp3d2, है ना, यही पढ़ते हैं sp3, ये sp3d2, ये देखो ये 3d है, ये 3p है और ये 3s है। तो spd, तो क्या बोलते हैं हम लोग, sp3d2। तो दो ऑर्बिटल डी के भी आ गए ना इसमें, देखो एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये छः, और यहाँ पे जुड़ गए फ्लोरीन आके। तो केस समझ में आया
कि ये SF6 छः बॉन्ड कैसे बना पा रहा है, डी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे जा पा रहा है, एक्साइटेशन की वजह से। और एक्साइटेशन कैसे पॉसिबल हो रहा है, जब डी का लेवल जो है डाउन होगा, और डी का लेवल डाउन तब होगा जब एटम में चार्ज कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लो, देखो मैं लेता हूँ एग्जांपल XeO4 का, ठीक है। अब एक चीज़ आप मेरे को देखो, इसको बनाने के लिए, XeO4 को बनाने के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए होते हैं, है ना। क्या चाहिए होता है, 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है हमें। तो अगर हमारे पास में Xe के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कोई से नहीं होते, Xe के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो ये कैसे बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करता है अपने एक्साइटेड स्टेट में जाके। अगर मैं Xe की बात करता हूँ तो Xe का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है मेरे पास में, वो होता है 5s2 5p6, 5s2 5p6 होता है। अब अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो देखो, ये s ऑर्बिटल ऐसा, ये p ऑर्बिटल ऐसा, और वैकेंट d ऑर्बिटल ऐसा। इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे भाई। इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए 2 इसमें आएंगे, 6 इसमें आ जाएंगे। अब ये 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बने कैसे, 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें देखने को कैसे मिल गए। अब ये जो जेनॉन था ये अपने ग्राउंड स्टेट में था इस समय, और जैसे ही ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, तीसरा इधर से गया, और चौथा इधर गया। क्लियर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो ये हो गई, सेकंड ये हो गई, थर्ड ये वाली हो गई, और ये फोर्थ हो गई एक्साइटेड स्टेट। मतलब जो जेनॉन है इस कंपाउंड के लिए वो अपनी फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, 4 एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसी के बेस पे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सिर्फ उसके आंसर निकालेंगे और फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा तो आप आंसर मैच करेंगे, देखिएगा। तो ये है भैया क्वेश्चन, आप जो है इनको सॉल्व करें, ठीक है। चलो देखो, XeO4 की अगर मैं बात करता हूँ तो XeO4 जो है अपने थर्ड एक्साइटेड स्टेट के अंदर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। आप सिर्फ आंसर अपने मैच करेंगे। ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में होगा, PCl5 जो है वो आपके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ही रहेगा, ग्राउंड स्टेट पे रहेगा NH3, SF4 होगा, SF4 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बिलोंग कर रहा है। XeO3 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये अपने थर्ड एक्साइटेड स्टेट में होगा, XeO3F2 फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। IF7, IF7 नहीं, XeF6 ना, XeF6 आएगा आपके थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, IF7 होगा आपका थर्ड में, XeF2 होगा आपका फर्स्ट में। जिसके आंसर हो गए हों तो वो चेक कर लेना, जिसका भी गलत हुआ हो तो एक बार फिर से क्रॉस चेक करना कि कहाँ गलती हो रही है। देखो पहले ये ऑर्बिटल बना लेना भाई, ऑर्बिटल से आप इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवाना, गलतियाँ कहाँ होंगी वहीं पे एक्साइटेड स्टेट आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब मैंने आपको जो एक एग्जांपल दिया है XeO4, सॉरी XeO4 वाला, तो ये XeO4 के अंदर पाई बॉन्डिंग भी हुई होगी। तो हमें ये देखना है कि पाई बॉन्डिंग जो हुई है, यहाँ पे जो पाई बॉन्डिंग हुई है वो किस टाइप की है, यानी कि कौन कौन से ऑर्बिटल जो हैं, किस किस ऑर्बिटल से ये जो पाई बॉन्ड है वो बना है ना। तो उसके लिए आप एक और हेडिंग डालेंगे, इसके लिए आप एक और हेडिंग डालें यहाँ पे, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग। यानी कि पाई बॉन्डिंग कैसी हुई है, कौन कौन से ऑर्बिटल्स को यहाँ पे हमने ऐड किया जिसकी वजह से यहाँ पे पाई बॉन्डिंग हमें देखने को मिल रही है। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं SF4 का, SF4 का, और सही SF4 मत लो, पाई बॉन्डिंग देखनी है ना, SO2 ले लो, SO2 का एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये हो गया भाई सल्फर, ये बन गया डबल बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड इधर, और एक लोन पेयर ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो पाई बॉन्ड बना है, ये जो
पाई बॉन्ड बना है, ये किस किस ऑर्बिटल से मिलके बना है, कौन कौन से ऑर्बिटल इसके अंदर इंक्लूड हैं, वो चीज़ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं n की वैल्यू इसके लिए फाइंड करूँ, तो n की वैल्यू आएगी मेरे पास में 6 प्लस ज़ीरो डिवाइडेड बाय 2। n की वैल्यू हो गई 3, और n की वैल्यू 3 जब होती है तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3, सॉरी sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिल गया। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फ़ायदा क्या होगा वो थोड़ा आगे समझूंगा, आगे समझाता हूँ, देखना। पहले तो आप ये समझ लो कि जो सल्फ़र है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 3s2 एंड 3p4। अब अगर मैं यहाँ पे इनके ऑर्बिटल को फॉर्म करता हूँ तो ऑर्बिटल बनेंगे कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे ही बनेगा, ठीक है। और हमें पता है थर्ड शेल के पास में क्या होंगे, वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे। अब एक चीज़ देखना, मैंने आपसे क्या बोला कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आई है, sp2, यानी कि इसमें एक s और दो p इन्वॉल्व हो रहे होंगे, किस चीज़ के लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो मैं इसको एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है यहाँ पे बना लेता हूँ, लेकिन इसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी एक्साइटेड स्टेट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो ये तो ग्राउंड स्टेट हो गई, एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या करूँ, ये तो डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड बोल रहा हूँ, दो इलेक्ट्रॉन, और इस वाले केस में एक्साइटेड स्टेट में जाएगा भाई, सल्फ़र जो है अपनी एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा तो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला, ये यहाँ डी में डाल देगा, ठीक है। डी में इसने ये पहुँचा दिया। अब मैंने आपसे बोला sp2 लो, तो sp2 के लिए मैं आपसे कह दूँ तो कि ये वाला, ये ऑर्बिटल जो हैं वो इन्वॉल्व हुए हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, है ना। sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, इसको मैं बना लेता हूँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को, देखो ये कुछ इस तरीके का बन गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और अब हमारे पास में क्या क्या बचा है वो भी आप देखो, ये तो था हमारा 3s का, ये थे 3p के, और ये 3d का, तो ये तो बन गया आपका sp2, है ना, 3sp2 बोल दो भले, या उसको sp2 ही रहने दो भाई, कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो तुम्हें, है ना, sp2 ही रहने दो उसको। और हमारे पास में बचा क्या, अब एक 3p का बचा जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एक किसका बचा, 3d का बचा, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक 3p का बचा और एक 3d का जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो मैं आपसे ये कह दूं कि ऑक्सीजन का भी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लूँ, किसके लिए, ऑक्सीजन का भी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लूँ, तो ऑक्सीजन का मेरे पास में आता है 2s2, 2s2, 2p4, 2s2 2p4, इनका ऑर्बिटल बनाओ भाई, दो इलेक्ट्रॉन इसमें, चार इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक है। अब मैं आपसे ये बोलूं कि यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है, तो ये जो ऑक्सीजन था हमारे पास में, एक ऑक्सीजन ये था, एक ऑक्सीजन ये था, ठीक है। यहाँ पे इसके लोन पेयर है, बहुत अच्छी बात है, ये लोन पेयर है, ये भी एक लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, और यहाँ भी लोन पेयर है, ठीक है। ये ऑक्सीजन के लोन पेयर हो गए, ये हमने शो कर दिए। अब देखो क्या होगा, मान लो कि एक बॉन्ड ये बना यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड बना, और एक बॉन्ड बनाया इसने यहाँ पे, ये भी सिग्मा बॉन्ड बना, क्लियर। यानी कि इस ऑक्सीजन का ये जो इलेक्ट्रॉन है और इस ऑक्सीजन का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो कंज्यूम होगा सिग्मा बॉन्डिंग के लिए। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस 3p के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन, इस वाले का ये इलेक्ट्रॉन इस 3d के साथ में बॉन्डिंग करेगा। तो एक ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था यहाँ पे, ये जो सल्फर था इस पे ये लोन पेयर था,
और एक ऑक्सीजन ऐसे जोड़ा था, एक ऑक्सीजन ऐसे जोड़ा था। तो इसमें ये वाला जो पाई बॉन्ड बना, ये बना 3p पाई। इसको ये बना आपका 3p पाई 2p पाई का बॉन्ड। ठीक है, 3p पाई किसका था, सल्फर का, और 2p पाई किसका था, ऑक्सीजन का। और ये वाला जो बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड जो बना, पाई बॉन्ड जो बना, ये बना 3d पाई 2p पाई का। 3d पाई 2p पाई का बना, 3d पाई सल्फर का, और ये 2p पाई ऑक्सीजन का। तो ये जो p पाई d पाई बॉन्ड आपको देखने को मिल रहे हैं, ये जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग आपको देखने को मिली कि इसकी पाई बॉन्डिंग, ये किस ऑर्बिटल को लेके मिली, कौन कौन से ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व हुए थे, इस चीज़ को लेके हमने समझ लिया। एक और एग्जांपल लेंगे इसी के बेसिस पे, XeO4 का ही एग्जांपल ले लो। चलो XeO4 का एग्जांपल लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, n की वैल्यू 8 + 0 + 0 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया भाई, 4। हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गई। यानी कि इसमें एक s और 3p इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो Xe का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो Xe का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, Xe ये ऐसे, और ये स्ट्रक्चर ऐसा बन गया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि Xe का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताइए, तो आप बताएंगे 5s2 5p6, 5s2 5p6 ऐसे ही बताएंगे ना। तो जब मैं इनके ऑर्बिटल्स को यहाँ पे क्रिएट करूँगा, जब मैं इनके ऑर्बिटल यहाँ पे बनाऊँगा, तो ऑर्बिटल में आप देखना, इसकी जब एक्साइटेड स्टेट में जनरेट करूँगा, इसकी जब एक्साइटेड स्टेट में जनरेट करूँगा, तो हमें पता है वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। अब जब वैकेंट डी ऑर्बिटल हमारे पास में प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करेंगे। तो एक, दो, दो, गलती हो गई, दूसरा इधर, तीसरा इधर, और चौथा इसमें जाएगा। हमको क्या करना है, sp3 चाहिए, है ना, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए। तो देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मैंने बनाया कुछ इस तरीके से। इसमें एक s, दो, तीन और चार, ठीक है। ये सारे ऐसे सिंप्लीफाइड यहाँ पे चले गए ना सारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब अगर आप देखें कि यहाँ पे जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना है, इसको मैं sp3 बोल दूँ, और हमारे पास में जो d था, d, है ना, sp3 तो p और p तो पूरा इंक्लूड हो गया इसमें, s भी पूरा इंक्लूड हो गया, बचे क्या, d। तो d को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कैसा, ये 5d ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक, इसमें एक, और इसमें एक, ठीक है। तो अब अगर मैं चार ऑक्सीजन को यहाँ पे बाइंड करना चाहूँगा, तो एक, दो, तीन, चार, ये तो ऐसे हो गई, यानी कि सारे के सारे सिग्मा बॉन्डिंग फॉर्म कर ली उन्होंने। अब इसके पास में 2p के पास में एक और इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है इसके 2p ऑर्बिटल में, ऑक्सीजन के, और बाकी d के साथ में। तो देखो सारे के सारे ये d के साथ ऐसे ऐसे बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, कुछ इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाएगा। तो हमें क्या पता लग रहा है कि यहाँ पे जो पाई बॉन्डिंग फॉर्म हुई है, वो 5d पाई 2p पाई के बीच में, 5d पाई 2p पाई के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बना। यानी कि जो ऑर्बिटल यहाँ पे इंक्लूड हुए हैं पाई बॉन्डिंग के लिए, एक है आपका 5d पाई और एक है 2p पाई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब ये समझ में आ गया हमें कि पाई बॉन्डिंग जो हो रही है उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। ये सारी की सारी चीज़ें बेसिक हैं भाई, ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, क्योंकि अब जो आगे के हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे ओएमसी हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, तब मैं आपसे यहाँ पे डायरेक्ट बात कर लूँगा कि यहाँ पे डी पाई पी पाई बॉन्डिंग हुई है, यहाँ पे जो है एस की बॉन्डिंग पी के साथ में कैसे हुई है, वो डायरेक्टली वहाँ पे मैं बात करूँगा। तो अभी जितना बेसिक आप समझ सकते हो तो आप इन्हीं वीडियो में समझ लो, क्योंकि जैसे ही ओएमसी और कोऑर्डिनेशन अपन वहाँ पे स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे काम जल्दी जल्दी निपटाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत वाइड है वो भी, है ना, उनको पढ़ने में टाइम लगेगा। तो फटाफट हमें वहाँ पे निपटारा करना पड़ेगा इस चीज़ों का। और चीज़ें देखो, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी और आपके सामने में रख देता हूँ, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी और यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो हेडिंग डाल लो भाई, सम बेसिक टर्मिनोलॉजी।
सम बेसिक टर्मिनोलॉजी की हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँगा, पहली चीज़ आएगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक की, कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी कैसी होती हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी कैसी होती हैं, तो मैं आपसे बोल दूं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ, कि टोटल नंबर ऑफ, कैसे पहचानेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे होगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल और आयन, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल और आयन विल बी दी सेम, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और आयन होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हम लोग मेन ग्रुप में भी देखते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी देखेंगे और ऑर्गेनोमेटेलिक में भी देखते हैं। ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी के लिए हम ये कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल और आयन विल बी द सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए आयन या मॉलिक्यूल के अंदर। या आप इसको और थोड़ा सा फर्दर क्लासीफाई कर दो, आप लिख लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम विल बी सेम इन कंपाउंड। एक कंपाउंड में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे सेंट्रल एटम पे वो सेम होने चाहिए। एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल देखना, मैं आपसे बोलता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, आप लीजिए CH3 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, और लीजिए BH3। तो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? हम कह सकते हैं हाँ बिल्कुल आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूँ CH3 पॉजिटिव और CMe3 पॉजिटिव, तो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं? नहीं, क्योंकि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो ज़्यादा है इसमें इसमें कंपैरेटिवली इसके, यानी कि डिफरेंस तो आ गया ना। तो हम कह सकते हैं कि नहीं भाई ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के कुछ और एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, जैसे सिलिकॉन O4 -4 PO4, SO3 -2 ClO4-। ठीक है, तो ये कैसी हैं? आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी हैं। अगली हेडिंग डालेंगे भाई, अगले के अंदर देखेंगे अपन लोग आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो स्ट्रक्चरल, ये सारी के सारी बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, आगे जाके बहुत फास्ट फास्ट पढ़ेंगे भाई इन चीज़ों को। ठीक है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझ लो अभी। आइसो स्ट्रक्चरल, आइसो स्ट्रक्चरल के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल और आयन हैव सेम काइंड ऑफ, सेम काइंड ऑफ शेप, यानी कि मॉलिक्यूल और आयन का सेम काइंड ऑफ शेप होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, मान लीजिए एग्जांपल लेता हूँ NH3, एग्जांपल लिया मैंने CH3 नेगेटिव, एग्जांपल लिया मैंने XCO3, एग्जांपल में SO3 2-। तो अगर अपन देखें इनका हाइब्रिडाइजेशन कैसा आ रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड और sp3 हाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडाइजेशन कैसा है भाई, सबका चारों का sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और हमें पता है sp3 के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, टेट्राहेड्रल देखते हैं, सबका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ रही है। यानी कि जो मॉलिक्यूल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं उनकी ज्योमेट्री जो है वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आइसो स्ट्रक्चरल है ना, ये कह सकते हैं कि आइसो स्ट्रक्चरल है। एग्जाम्पल और देखो इसी के अंदर, इसी में एग्जाम्पल देखो, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ H2O SnCl2, है ना, H2O और SnCl2, तो यहाँ पे H2O जो है sp2 के फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यानी कि मैं कह सकता हूँ कि दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर हमें देखने को मिल रहा है। SnCl2 के अंदर भी sp2, दो बॉन्ड पेयर और दो, सॉरी, दो बॉन्ड पेयर और एक, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में थोड़ा सा देखना, एक गड़बड़ी हो गई, ये है sp3, है ना, ठीक है sp3 और ये है sp2। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन तो चेंज हो गई, हाइब्रिडाइजेशन
चेंज हो गई, लेकिन हमारे पास में स्ट्रक्चर कैसा आया इसका, ये आया वी शेप। अब वी शेप कैसे आया, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के जो लोन पेयर थे वो रिपेल करते हैं तो एक हमें डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, बेंट नज़र आने लगता है शेप। वैसे ही SnCl2 की बात करें तो इसके अंदर दो तो आपके बॉन्डिंग में चले जाएंगे, Cl2 के साथ में दो बॉन्डिंग पेयर तो हमें वहाँ देखने को मिल जाएंगे और एक लोन पेयर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इसका शेप भी थोड़ा सा बेंट या वी शेप हमें देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल देखो एक और इसी के अंदर, BCl2 CO2 I3 माइनस। अब आप देखो कि ये तो sp हो गया हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया, लेकिन ये भाई sp3d कहाँ चलेगा, sp3d में, है ना। लेकिन इन सब का शेप कैसा होगा, इन सब का शेप होता है भाई लीनियर। कैसा हो गया, लीनियर। क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलो देखना अब आगे। आगे अब अपन को क्या देखना है, एक तो हो गया हमारे लिए आइसो स्ट्रक्चरल, अब बात करेंगे आइसो ज्योमेट्रिकल। थर्ड पॉइंट होगा आइसो ज्योमेट्रिकल का। आइसो ज्योमेट्रिकल, आइसो ज्योमेट्रिकल में हम लोग क्या कह सकते हैं, इसमें सेम काइंड ऑफ ज्योमेट्री होनी चाहिए। सेम काइंड ऑफ जियोमेट्री हमें देखने को मिलती है, सेम काइंड ऑफ ज्योमेट्री हमें देखने को मिलती है। जो 3D अरेंजमेंट होता है, 3D अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जो है वो सेम होना चाहिए। या तो आप ऐसे लिख लो सेम काइंड ऑफ ज्योमेट्री, या आप लिख लो 3D अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, 3D अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर शुड बी सेम। ठीक है, अब इसी में एग्जाम्पल्स आप देखना है ना। एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे एग्जाम्पल आप लो, देखो एग्जाम्पल में मैं लेता हूँ NH3 H2O एंड CH4। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ इनकी ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री हमारे पास में कैसी आ रही इन तीनों के लिए, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, है ना। तो अगर टेट्राहेड्रल तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये आइसो ज्योमेट्रिकल है ना। यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ रही है NH3 H2 और CH4 की। वहीं अगर मैं आपसे एग्जांपल लेता हूँ, CH4 ले लो, SO4 2 माइनस ले लो, PO4 3 माइनस ले लो, MnO4 माइनस ले लो। अब देखो इसके अंदर इसकी जो ज्योमेट्री रहेगी वो रहेगी sp3, इसकी भी sp3 होगी, इसकी भी sp3 होगी, इसकी होगी D3s। अब इसको अपन लोग बाद में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन के टाइम पे, है ना, तब समझेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये भी आइसोज्योमेट्रिकल है। हम कहेंगे हाँ बिल्कुल आइसोज्योमेट्रिकल है, और ये कैसे हुआ वो भी आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगली आप हेडिंग डालेंगे आइसोस्टेयर। आइसोस्टेयर फोर्थ नंबर है हमारे पास में। आइसोस्टेयर, अब ये आइसोस्टेयर क्या होते हैं, आइसोस्टेयर का मैं आपसे बोल सकता हूँ कि मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए, साथ ही साथ एज वेल एज सेम नंबर ऑफ एटम भी हों, सेम नंबर ऑफ एटम भी हों। यानी कि इलेक्ट्रॉन के नंबर तो सेम हो ही, साथ में एटम के नंबर भी सेम हो। जैसे एग्जांपल लो बेंजीन, ठीक है, बेंजीन फॉर्मूला C6H6। ठीक है, और वहीं अगर आपसे मैं बोलूँ B3N3H6, और ये क्या होता है भाई, ये होता है बोराजीन। क्या होती है, बोराजिन। और इसको आप एक और नाम से जानते हैं, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से, बोराजीन। ठीक है, तो मैं आपसे कह दूं कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात कर, नंबर ऑफ एटम्स की अगर बात करता हूँ, नंबर ऑफ एटम की अगर मैं बात करूं, तो इसमें होगा 12 और इसमें भी कितने हो गए, 12 हो गए। अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं, तो मेरे पास में यहाँ पे 42 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 42 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहाँ पे
भी 42 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये आपस में आइसोस्टेयर हैं, यानी कि इनके नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। अगली हेडिंग हाइपर वैलेंट। अब ये हाइपर वैलेंट स्पीशी क्या होती है भाई? हाइपर वैलेंट होते क्या है? हाइपर वैलेंट स्पीशी क्या है वो आप देखो। मतलब मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन in valence shell, more than 8 electron in valence shell of central atom, यानी कि सेंट्रल एटम में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन जब वहाँ पे देखने को मिले। जैसे एग्जांपल देखो, SF6, SF4 एट्सेट्रा। मतलब ऐसी स्पीशी जिसके सेंट्रल एटम पे 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमें वहाँ पे देखने को मिल रहे हों, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देखने को मिले, ठीक है। हाइपोवैलेंट स्पीशी अगला होता है हाइपोवैलेंट। अभी अपन ने हाइपरवैलेंट देखा ना, अब ये है हाइपोवैलेंट स्पीशी। मतलब लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन देखने को मिले। एग्जाम्पल BF3, BCl3, BeCl2, ठीक है। ये होते हैं कुछ एग्जाम्पल हाइपोवैलेंट के। अब ये सारी बेसिक चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। अब आप ध्यान रखना, अगला टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक बॉन्डिंग पढ़ेंगे अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।